नमस्कार बच्चों, आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके अंतर्गत हमने अभी तक ये पढ़ लिया था कि फलन क्या होते हैं, फलन के क्या टाइप होते हैं। आज हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके अंतर्गत दो फलन आपस में एक संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि आज वीडियो के अंत में आपके लिए खुशखबरी है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए, फलनों के संयोजन के अंतर्गत यहाँ पे दो फलन दिए हुए हैं, जैसे कि एक फलन दिया हुआ x a डैश b जहाँ पे, और एक दूसरा फलन दिया हुआ है b टेंस टू c। यहाँ पर फलन a का जो डोमेन है वो a है और इसका जो कोडोमेन है b है, और g फलन है कोई जिसका डोमेन b है तथा कोडोमेन c है। अब क्या हो रहा है कि यार फलन f और फलन g इन दोनों में एक संयोजन हो रहा है। यहाँ पर बता दूं, मैं आपको ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर दो फलन आपस में जुड़ नहीं रहे हैं और आपस में घट नहीं रहे। यहाँ पर दो फलन आपस में संयोजित हो रहे हैं। तो संयोजित कैसे हो रहे हैं वो देखते हैं। तो जब ये दोनों का संयोजन होता है तो ये हो जाएगा आपका गॉफ, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि गॉफ में जो फर्स्ट आपका f फलन है, इसका आपका जो कोडोमेन है या डोमेन है, और इसका जो g फंक्शन है, इसका जो कोडोमेन है वो c हो जाएगा। अब हमारा जो नया फलन बनेगा, इसके अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे कि ये जो a है ये यहाँ पर आपका डोमेन है और जो c है ये आपका कोडोमेन है। तो संयोजन होने के बाद क्या होगा कि हमें वैल्यू a से मिलेगी और जो हमें उसका जो मान हमें नया वाला जो प्राप्त होगा वो हमें c से प्राप्त होगा। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम इसको अगर एरो डायग्राम से समझने की कोशिश अगर करते हैं तो माना कि ये a फंक्शन या एक सेट है और b सेट है और ये c सेट है। ये अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर ये डोमेन है और यहाँ पर ये कोडोमेन है। साथ ही साथ अगर हम b की और c की बात करेंगे तो यहाँ पर डोमेन है और यहाँ पर ये कोडोमेन है। तो जब इन दोनों का संयोजन होता है, यहाँ पर a से b के बीच में f कोई फलन है जो वर्क कर रहा है और b और c के बीच में g फलन एक कार्य कर रहा है। जब यहाँ पर कोई x वैल्यू लेते हैं और ये जो x वैल्यू है, यहाँ पर जब उसका डोमेन या कोडोमेन में जब वैल्यू मिलेगी तो वो होगी आपकी fx। अब जब हम इसको गॉफ फंक्शन से या संयोजन से जब जोड़ते हैं या लिखते हैं, तब अगली वाली जो वैल्यू होगी वो पूरे फंक्शन में मिलाकर होगी आपकी a से वैल्यू लेंगे और c में हमको वैल्यू प्राप्त होगी। अर्थात जब नया फंक्शन बनेगा तो उसका जो डोमेन है वो a होगा और उसका जो कोडोमेन है वो c होगा। अब देखते हैं कि इसकी जो जरूरत पड़ी हमें क्यों पड़ी। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि a से b के बीच में f फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर x उसका डोमेन है, और जब यहाँ पे b और c की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नया फंक्शन होगा g के सापेक्ष यहाँ पे g fx एक हमको नई वैल्यू प्राप्त होगी जो कि हमें कोडोमेन में मिलेगी। परंतु यहाँ पर अगर हम सीधे बीच वाली अगर एक जो रूटीन है इस लिंक को अगर हटा दिया जाए तो हम डायरेक्ट GOF निकाल सकते हैं, गॉफ फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत सीधा संबंध किससे होता है, a का c से होता है। अर्थात a से वैल्यू लेंगे और हमें c में वैल्यू प्राप्त होगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया GOF। तो GOF में a डोमेन होता है और c कोडोमेन होता है। इसको अगर एक नेचुरल देसी वाले उदाहरण से अगर मैं बोलूं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आइए समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि गॉफ फंक्शन क्या होता है। सपोज करते हैं अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और हमें भोपाल जाना है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एक बैतूल स्टेशन है और साथ ही साथ एक बीच में ले लिया हमने इटारसी स्टेशन और साथ ही साथ हमने ले लिया एक भोपाल स्टेशन। यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो आपको डायरेक्ट अगर भोपाल जाना है, ये हुआ आपका बैतूल, ये हुआ आपका इटारसी और ये हुआ आपका भोपाल। अगर आपको भोपाल सीधे सीधे जाना है तो आपको बैतूल से भोपाल के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है चूंकि, तो आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले बैतूल से इटारसी जाना पड़ेगा। मान के चलो कि यहाँ पे कोई f फंक्शन काम कर रहा है
फिर आपको इटारसी से भोपाल जाना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पर कोई जी फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब आपने देखा कि आप बैतूल से निकले, इटारसी पहुंचे पहले, फिर इटारसी से भोपाल पहुंचे। आपने देखा कि अब मुझे जब वापिस आना है या मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालना, तो क्या आप वापिस इटारसी आओगे फिर इटारसी से बैतूल आओगे? ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सीधा भोपाल से ट्रेन पकड़ोगे और सीधे बैतूल आ जाओगे। कुल मिला के बात क्या हो रहा है कि जो बीच का जो रूटीन है, आपका जो रास्ता है वो इजी हो जाएगा। आपको एक बार इटारसी पर नहीं रुकना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप सीधे आते हो तो भोपाल से सीधे आप बैतूल आ जाओगे। तो जो GOF फंक्शन है वो भी यही वैल्यू को प्रोवाइड करता है कि हम सीधे A से वैल्यू लेंगे और सीधे C में वैल्यू को ढूंढेंगे। तो इसी फंक्शन को कहा जाता है GOF फंक्शन या गॉफ, या जिसको कहा गया है फलनों का संयोजन। तो आइए इसको एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। इस उदाहरण की सहायता से इस गॉफ फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंतर्गत होगा एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर कि f कोई फंक्शन है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है fx की, यहाँ पे मान लिया हमने x+4 मान लिया, और साथ ही साथ हमने एक gx फंक्शन मान लिया, इसकी जो वैल्यू है वो x+7 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस fx फंक्शन और इस gx फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का संयोजन करते हैं। तो संयोजन कैसे करेंगे, अभी हम देख चुके हैं कि GOF संयोजन होता है। इसके अंतर्गत इसका जो डोमेन है और इसका जो C है वो कोडोमेन है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि यहाँ से वैल्यू को लेंगे और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। और चूंकि ये GOF लिखा है, इसका अर्थ होता है कि G ऑफ fx या G का f पर फलन, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। तो आइए हम GOF निकालने की कोशिश करते हैं। तो GOF के अंतर्गत इसको लिखा ऐसे जाता है कि GOF, और साथ में चूंकि ये x का फलन है, x की पदों में है, तो हम यहाँ पे fx लिखेंगे। और इसको हल करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि g यहाँ सामने लिखा जाता है और फिर यहाँ पर लिखा जाता है fx का फलन, ठीक है। इसको हल करने का तरीका फिर वही का वही रहेगा, आगे ये g जो है जैसा का वैसा ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ fx का जो मान है, उस fx के मान को हम इस g के साथ में लिखेंगे। तो fx का जो मान है वो है आपका x+4। अब इसको और आगे हल करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर देखा इसके आगे कि जब यहाँ पर g के साथ में x होता है, यहाँ पर g के साथ में जब x होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x+7 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ पर g के साथ में जो पूरी की पूरी वैल्यू है, इसको हम मान लेते, सपोज कर लेते कि पूरा का पूरा x है। तो यहाँ पर जो अगली वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमें प्राप्त होगी x+7 प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा हम किसके जैसा मान रहे हैं, x के जैसा। और साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ x के साथ में +7 भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक +7 फिर से कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हमने इसको +7 किया तो ये हो जाएगी आपकी x+14, और यही आपका आंसर, ठीक है। साथ ही साथ एक फंक्शन और GOF होता है और एक होता है FOG। तो FOG भी निकाल लेते हैं हम। तो FOG को लिखने का तरीका ऐसा होता है FOG, और चूंकि ये x का फलन है इसके लिए हम इसको लिखेंगे FOG(x). सॉल्व करने का इसका भी तरीका वही रहेगा, f सामने आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका g ऑफ x। इसको हल करेंगे, f आपका फिर जैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पर gx की वैल्यू आएगी। gx की वैल्यू है यहाँ पर आपकी x+7। अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जब यहाँ पर f के साथ में x होता है तो यहाँ पर x के साथ में क्या होता है, +4 होता है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पर इस x के प्लेस पर क्या है, x+7 है। तो अभी क्या होगा कि ये वाले x की प्लेस पे आ जाएगा आपका x+7 आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो +4 हो रहे थे वो +4 यहाँ पर हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x+7 + 4 11 हो जाएगा। तो एक छोटा सा उदाहरण था जिसमें हमने देखा कि FOG और GOF कैसे निकाला जाता है। इसके अंतर्गत फलन का जो संयोजन है, हमने देखा कि फलन के संयोजन में क्या होता है। इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर दो फलन है, एक f फलन है, एक g फलन है, जिसका यहाँ पर f का जो डोमेन है वो a है और इसका कोडोमेन b है, g का डोमेन b है और g का कोडोमेन c है। अब जब इन दोनों का जब संयोजन होगा तब क्या होता है कि
GOF फंक्शन बनता है या संयोजन हो रहा है, और इस संयोजन के अंतर्गत क्या होता है कि जो f का डोमेन है वो अब इस GOF का डोमेन बन जाता है, और g फंक्शन का जो कोडोमेन है वो अब इसका क्या बन जाता है, कोडोमेन बन जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इस a से कोई वैल्यू को लेंगे और उसका जो नया मान मिलेगा वो हमें कहां पर मिलेगा, c से मिलेगा। जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो fx आएगी, और चूंकि ये हमारा GOF से जुड़ा हुआ है तो हम इस fx का जो फलन का जो मैपिंग होगा वो gfx होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर इस बीच के रूटीन को हटा दिया जाए तो इसको हम GOF फंक्शन से पढ़ेंगे, और इस GOF फंक्शन के अंतर्गत क्या होगा, a जो है इसका डोमेन होगा और c जो है इसका कोडोमेन होगा, और जो बीच की जो लिंक है ये अपने आप बाय डिफॉल्ट हट जाएगी। इसी को बोला जाता है फलनों का संयोजन। और एक हमने एक छोटा सा उदाहरण भी समझने की कोशिश किया था कि बैतूल से हम इटारसी जा रहे हैं, फिर इटारसी से भोपाल जा रहे हैं, लेकिन आते वक्त जब वापस हम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस जो बार बार हम 2 बार यहाँ इटारसी पर उतरे थे, अब हम वो चीज नहीं करेंगे, हम सीधे भोपाल से बैतूल के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और वापिस यहाँ पर बैतूल आ जाते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता से हमने समझने की कोशिश किया था कि fx = x+4 है, यहाँ पे gx = x+7 है, और हमने GOF फंक्शन निकाला। तो GOF फंक्शन को लिखने का तरीका होता है GOF, और चूंकि x के टर्म में है तो हमने लिख दिया यहाँ पे GOF x इसको लिखने का तरीका होता है g सामने और ये fx कोष्टक के अंतर्गत, फिर ये g जैसा का वैसा fx की जो वैल्यू होती है, fx की वैल्यू यहाँ x+4 है तो यहाँ हमने x+4 रखा। अभी हम देखते हैं कि जब g के साथ में यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर x+7 हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि पूरी x की प्लेस पर x+7 है तो यहाँ पर इसकी प्लेस पर पूरा x+7 आएगा। साथ ही साथ हमने देखा था कि प्लस का 7 भी है तो हमने यहाँ पे प्लस का 7 फिर से रख दिया। अभी इसको हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा x+14, ये हो गया आपका आंसर। अगले वाले इसमें FOG होता है तो FOG निकालते हैं। FOG को लिखने का तरीका होता है FOG x, चूंकि ये x की टर्म में है तो हमने यहाँ पर x लिखा। अभी f साथ में कोष्टक में लिखा हमने gx, f फिर जैसा का वैसा, अब यहाँ पर gx की वैल्यू लिखी, gx की वैल्यू होती है x+7। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जब f के साथ में x होता है तो यहाँ x+4 होता है, तो उसी तरह यहाँ पर x+7 हो जाएगा, और चूंकि ये वाला जो प्लस का 4 था ये प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x+7+4 अर्थात 11, और ये हो गया आपका आंसर। हम आगे अभी देखते हैं, हमने फलनों का संयोजन पढ़ा, अब हम देखते हैं कि इनवर्स फलन या जो इनवर्स फंक्शन होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन, उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन या प्रतिलोम फलन। इसी को व्युत्क्रमणीय फलन या इनवर्स फलन फंक्शन भी कहा जाता है। तो आइए कोशिश करता हूँ समझाने की कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कोई एक फलन है f such that x tends to y, और ये जो है ये जा रहा है आपका y = fx पर जा रहा है, मतलब fx की जो वैल्यू है y के इक्वल है। अभी हम देखते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन हमें फाइंड करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं या मान लेते हैं कि माना कि जो g है g such that y tends to x, यहाँ पर हमने एक फलन मान लिया g, और इस g फलन को हमने बोला कि ये जो g है ये इस f फलन का इन्वर्टिबल फंक्शन है। इस g को ही कहा जाता है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, अब ये f का जो g है इन्वर्टिबल फंक्शन, ये कब होता है तो उसके लिए एक शर्त होती है। इसके अंतर्गत जो f और g होता है आपका g और f की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी ऑफ x या x इसका मान आता है, और f और g की जो वैल्यू होती है इसका जो वैल्यू होती है आइडेंटिटी ऑफ y = y, या जिसको बोला जाता है तत्समक मान। यहाँ तत्समक मान हमें प्राप्त होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ x आइडेंटिटी ऑफ y। तो और इस इन्वर्टिबल x को ऐसा भी लिखा जाता है f इनवर्स y टेंड्स टू x, जहां पर इसका जो कोडोमेन होगा वो y होगा, कोडोमेन x होगा, इसका जो डोमेन होगा वो y होगा। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस f और g और f को हम ऐसा भी लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ f
और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ओ एफ इनवर्स, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई फलन अगर लगाते तो फलन भी ऐसा आ जाएगा। तो ये होता है व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम फलन। इसके अंतर्गत ये होता है कि ये जो जी होता है ये किसी भी चीज का जो इनवर्स या इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब जीओ एफ की जो वैल्यू होगी वो आइडेंटिटी वैल्यू होगी, या एफ ओ जी की जो वैल्यू वो भी क्या होगी, आइडेंटिटी वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो जैसे ही आइडेंटिटी वैल्यू हमें प्राप्त होती है तो हम बोल देते हैं कि ये जो फलन है ये इन्वर्टिबल फलन होता है। साथ ही साथ एक चीज और होती है इसके साथ में कि जो व्युत्क्रमणीय फलन होता है ये हमेशा एक एक तथा आच्छादक ये दोनों ही कैटेगरी को फॉलो करता है। अर्थात जो फलन एक एक या आच्छादक दोनों होगा वो ही व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम फलन कहलाता है, या इसको हम बोल सकते हैं बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। जो बाइजेक्टिव की कंडीशन को पूरा करता है वो फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। तो कोई फलन fx है जो कि x + 4 है, और ये जो है इसका जो डोमेन है वो एक रियल नंबर है, और साथ ही साथ इसका जो कोडोमेन है वो भी एक रियल नंबर है। हम सब मान लेते हैं कि माना कि y = fx है। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो fx है इसका हमें इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड करना है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे आएगा, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने y = fx माना, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट किया, तो fx का जो वैल्यू है वो है x + 4, साथ ही साथ y साथ में आएगा। इस x को यहीं पर रखा, और ये प्लस के 4 थे, इधर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। अब ये जो x का मान निकला है इसको मान को ही हम मान लेते हैं कि ये gy है, अर्थात ये y की टर्म में आया है तो हमने इसको gy मान लिया। अब ये जो gy है ये gy को ही हम क्या बोलेंगे कि ये है एक इनवर्टिबल फंक्शन। परंतु ये इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब FOG और GOF इन दोनों की जो वैल्यू है ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, तत्समक वैल्यू प्राप्त होना चाहिए, तभी ये जो G है ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको आइडेंटिटी वैल्यू या तत्समक मान हम इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें निकलेगा सबसे पहले FOG या GOF निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। GOF चूंकि x की टर्म में है तो यहाँ पर fx आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा g कोष्टक में आ जाएगा आपका fx, इसको सॉल्व करते हैं तो ये g हो जाएगा fx। fx का मान क्या है, fx का मान है यहाँ पर आपका x + 4। चूंकि हमने देखा था कि ये जब g के साथ में y होता है तो यहाँ पर y - 4 होता है। अब यहाँ पर इस y की प्लेस पर पूरा का पूरा x + 4 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस y की प्लेस पर पूरा x + 4 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x + 4। साथ ही साथ -4 थे तो ये -4 जैसा का वैसा, ये +4 -4 दोनों कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है अकेला x, और ये होता है हमारा आइडेंटिटी ऑफ x है, आइडेंटिटी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं FOG y निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका f, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोष्टक में GY। हल करेंगे f जैसा का वैसा GY की जो वैल्यू है, चूंकि ये y की टर्म में है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y - 4 आ जाएगा। अब चूंकि हमने ये देखा था कि जब भी f के साथ में x होता है तो यहाँ x + 4 होता है, तो उसी तरह यहाँ पर f के साथ में y - 4 है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका y - 4 जैसा का वैसा हो जाएगा। और चूंकि ये प्लस के 4 थे तो यहाँ पर ये प्लस के 4 हो जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव से दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा वैल्यू, और ये आ गए हमारे आइडेंटिफाई वैल्यू या तत्समक वैल्यू प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये है कि हमने जो फलन fx लिया था इसका जो तत्समक फलन है वो gy है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है, तो हम लिख देंगे कि fx = x + 4 एक प्रतिलोम फलन है। और क्या फलन है उसका हमने तो निकाला है, तो ये हो जाएगा आपका f इनवर्स y = y - 4 एक प्रतिलोम फलन हमें प्राप्त होता है जिसका मान ये है, और ये हमारा आंसर। तो हमने
उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश किया कि कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे इसका प्रतिलोम फलन निकालना है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था कि खुशखबरी आप सभी के लिए, तो वही खुशखबरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत सारे बच्चों के फ़ोन, मैसेज, कॉल सभी आए थे जो चाहते हैं कि सर हमने 12th पास आउट कर लिया है लेकिन हमारे लिए उपयोगी सीरीज़ नहीं है, तो आप कृपया करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक सीरीज़ भी स्टार्ट कीजिए। तो जल्द ही आपके बीच में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी सीरीज आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो और आप किसी ज़रूरतमंद की अगर मदद करना चाहते हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू लगातार मिलते रहे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।